देश को आज़ाद हुए 80 में एक कम 79 साल हो चुके हैं, पर आज भी हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम ही हैं। जब आज भी हम उनकी भाषा को ढो रहे हैं, आज भी हम उनके पहनावे पे चल रहे हैं, तो ग़ुलाम ही हुए ना। ये लिखा है मैंने दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को। आप सबको मालूम है कि मेरे ऊपर कंटेम्प्ट के 2 मुकदमे चल रहे हैं, जिसके अंदर मैंने कहा था कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती, मैं अपना जवाब हिंदी में दूंगा। तो जज साहब ने कहा था ठीक है, आप हिंदी में जवाब दे दीजिए, आपके लिए अनुवादक नियुक्त किया जाता है। लेकिन उन्होंने साथ में इतना और कहा था कि हम हिंदी में आपसे अपनी बात कह भी लेंगे और सुन भी लेंगे। मैंने कहा ठीक है, चलो इतना भी काफ़ी है मेरे लिए फ़िलहाल अभी। पर इसी टॉपिक पे जब मैंने बैठ के सोचा तो फिर मैंने 7 पेज का एक लेटर लिखा है रजिस्ट्रार जनरल दिल्ली हाई कोर्ट को, जिसमें करीबन 20 पैरे मैंने लिखे हैं मैंने। नमस्कार, मैं दिल्ली से गुलशन पहुंचा, फाइट फॉर जुडिशल रिफॉर्म्स। हमारी मुहिम है कि देश की सभी अदालतों के अंदर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। उसी संदर्भ के अंदर वीडियो इंटरव्यू करते हुए मेरे ऊपर कंटेम्प्ट के 2 मुकदमे चले, जिनके अंदर हिंदी और इंग्लिश के उनका इंग्लिश का प्रोटोकॉल था और मेरे को हिंदी आती थी। यहाँ पे थोड़ी समस्या आई, इस कारण से भी 2 महीने डिले चल रहे हैं हम। तो मैंने जो पत्र लिखा है रजिस्ट्रार जनरल साहब को, उसके अंदर 20 पैरे लिखे हैं मैंने। मैं उसमें से कुछ पैरे आपको पढ़ के सुनाता हूँ, सबकी 2-2 लाइन पढ़ के सुनाऊंगा आपको मैं, और इसको मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा मैं इसकी PDF फाइल को। आप इसको वहाँ से खोल के पढ़ सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा इसका पढ़ना, क्योंकि इसके अंदर मैंने कई नए पॉइंट उठाए हैं। इसके अंदर मैंने पैरा नंबर 4 में आई, आज अदालतों के कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम में सड़क पर चलते हुए किसी अपराधी के अपराध से अचानक पीड़ित हुए किसी पीड़ित को न्याय हासिल करने के लिए अदालत की भाषा, तौर तरीके इत्यादि सब सीखने पड़ते हैं। वो कानून और तौर तरीके जो स्कूल में उसको पढ़ाए नहीं जाते। न्याय हासिल करने के लिए पीड़ित को अपने सभी काम छोड़कर वकील बनना पड़ता है, या फिर अपना घर बार बेचकर वकीलों की कोठियां कारें खड़ी करनी पड़ती हैं। किसके लिए? न्याय के लिए। ये भी तो एक तरह का अन्याय ही है। पैरा 5, आज देश की अदालतों से न्याय के लिए प्रयास करना कुछ ऐसा ही है जैसे कोई बीमार व्यक्ति किसी डॉक्टर के पास अपना इलाज करवाने, ऑपरेशन करवाने जाए और उसे डॉक्टरी की पढ़ाई करने और ऑपरेशन की सभी तैयारियां स्वयं करने को कहा जाए, चाहे वह अपनी बीमारी की अवस्था में डॉक्टरी की पढ़ाई करने में, उन तैयारियों को करने में सक्षम हो या नहीं। ऐसे ही तो हो रहा हमारे साथ में। सड़क पर चलते हुए या घर के अंदर या बाहर कहीं सडनली से अचानक से हम किसी से पीड़ित हो जाते हैं। न्याय तो चाहिए हमारे को। जब न्याय लेने के लिए हम कोर्ट के दरवाजे पे जाते हैं, इन न्यायाधीशों के पास जाते हैं, तो हमें क्या कहा जाता है कि आपको यहाँ के तौर तरीके सीखने पड़ेंगे, यहाँ के सिस्टम सीखना पड़ेगा, यहाँ की भाषा सीखनी पड़ेगी, यहाँ का प्रोसीजर सीखना पड़ेगा सारा आपको, तब आपको न्याय मिलेगा। आपकी पीड़ा तो बाद में सुनेंगे, हम पीड़ा सुनेंगे लास्ट में। उससे पहले आप सब कुछ ये सीखिए पहले। आप हो गए ना बिल्कुल डॉक्टर के पास वैसे ही हो गया। फिर पैरा 7, माननीय सुनवाई के दौरान मैंने दुबई की अदालत में उनके द्वारा लीक से हटकर न्याय प्रदान करने का उदाहरण देते हुए कहा कि अब तो दुबई जैसे देश में भी अदालत हिंदी में सुनवाई कर रही है। अबू धाबी की ये फोटो मैंने उसमें लगाई है मैंने, जिसमें लिखा हुआ है कि वहाँ पे हिंदी को अब कोर्ट्स के अंदर तीसरी भाषा का दर्जा दिया गया है। अरबी, इंग्लिश और उसके बाद में हिंदी को भी वहाँ पे तीसरी भाषा का दर्जा दिया गया, जबकि वहाँ पे सिर्फ 20 लाख भारतीय हैं। भारतीय बोल रहा हूँ मैं, हिंदी भाषी नहीं बोल रहा, इस बात को ध्यान रखिए आप। सिर्फ 20 लाख भारतीयों के लिए उन्होंने ये सुविधा दी है। और यहाँ पे तो मेरे हिसाब से 140 करोड़ में से अगर ज़्यादा नहीं तो कम से कम 75 करोड़ आबादी हिंदी भाषा जानती, बोलती, समझती होगी। हालांकि ज़्यादा ही है इससे, पर 75 करोड़ आबादी कम से कम 75 करोड़ आधी देश की आबादी, पर फिर भी देश की उच्च न्यायालयों के अंदर हिंदी के लिए कोई सुविधा ही नहीं है। पैरा 9,
माननीय, मैं आपके संज्ञान में यह भी लाना चाहता हूं कि इस न्याय व्यवस्था और अदालतों के हितधारक, स्टेक होल्डर, वी आर द स्टेक होल्डर ऑफ द जुडिशरी सिस्टम। अब जुडिशरी को यह बताने का समय आ चुका है कि यहाँ के स्टेक होल्डर हम हैं, आप बेनिफिशियरी हैं। स्टेक होल्डर वो होते हैं, वो पीड़ित होते हैं जिन्हें न्याय चाहिए होता है। इनके अलावा और कोई इनका हितधारक नहीं हो सकता। मुझे भी जिस समय न्याय की जरूरत ना हो, जिस समय मैं किसी मामले में कोर्ट के अंदर नहीं गया हुआ, तब मैं भी इनका स्टेक होल्डर नहीं हूं। कुछ इस तरह का मैंने पैरालाइन में लिखा हुआ। मेरी कोशिश है कि आपको हर पैराग्राफ की मैं को 2-2 लाइन पढ़ के सुनाऊं, बाकी आप उसमें से अपने आप पढ़िएगा, क्योंकि 7 पेज का लेटर है। मैं इसको एक न्यूज़ एंकर की तरह इसको नहीं पढ़ना चाहता। पैरा 10, ग्राहकों या कर्मचारियों का किसी संस्था या कंपनी में विवाद होने पर यही कोर्ट ग्राहकों और कर्मचारियों की परेशानियों को सुनती और समझती हैं। संबंधित संस्थाओं को ग्राहक अनुकूल वातावरण, कस्टमर फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाने का निर्देश देती हैं, आदेश देती हैं। इन कोर्ट्स के स्टेक होल्डर हम हैं। हमारे लिए इन कोर्ट्स में है क्या? अगर देखा जाए तो सही ढंग से बैठने के लिए हमारे लिए यहाँ पे कुर्सियाँ भी नहीं हैं, शौचालय भी नहीं है, क्योंकि हर शौचालय के ऊपर लिखा होता है केवल अधिवक्ता। कितने शौचालयों पर लिखा होता है कि केवल आम जनता, जबकि जितनी गिनती वहाँ पे अधिवक्ताओं की होती है एक दिन के अंदर, उससे कहीं अधिक गिनती वादी, प्रतिवादी और गवाहों इत्यादि की होती है। क्या है हमारे लिए? न्याय भी नहीं है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे हमारे लिए। तो अब ये कोर्ट हमारे लिए बनी है, तो ये कोर्ट हमें वापस चाहिए। अब और इसमें मैंने लिखा है मैंने कि हितधारकों की परेशानियों को सुनकर उन्हें दूर करने का प्रयत्न भी नहीं करती। कहीं कोई ऐसा मंच नहीं है जहां पर स्टेक होल्डर अपनी बात, व्यथा कह सकें। कहने को शिकायत पत्र इत्यादि ले लिए जाते हैं, पर उन पर तत्काल कार्रवाई की बात अगर जाने भी दें तो उचित कार्रवाई का प्रतिशत शायद 0.001% भी नहीं है। इस बात को आप भी महसूस करते हैं, मैं महसूस करता हूं। हम कितनी कंप्लेंट्स भेजते हैं इनके पास, क्या किसी भी कार्रवाई होती है? अब तो ऐसे लगने लगा है जैसे हमारा देश की अदालतें विक्टिम फ्रेंडली कोर्ट ना होकर क्रिमिनल फ्रेंडली कोर्ट्स बन गई हैं। पैरा 11, माननीय, देश की जनता द्वारा दिए गए करों के पैसे से स्थापित प्रत्येक संस्था का निर्माण जनता के हितों और उनकी सुविधा को ध्यान में रखकर किया जाता है। मैं आपसे पूछता हूं, आई एम द स्टेक होल्डर ऑफ द जुडिशरी सिस्टम, मैं आपसे पूछता हूं कि जनता को निःशुल्क या सस्ता या बिना जटिल प्रक्रिया के न्याय मिले, इसके लिए आज तक किया क्या गया है? जबकि न्यायाधीशों और शीर्ष पदों पर विराजमान माननीयों की सुख सुविधा, सुरक्षा इत्यादि पर खर्च और अनेक कार्य हुए हैं, पर हमारे लिए क्या हुआ इस कोर्ट्स के अंदर? ये बताया जाए हमारे को। सिर्फ हमारे लिए ये कोर्ट्स की स्थापना की गई है, पर हमें यहाँ पे न्याय नहीं मिलता, कोई सुख सुविधा ढंग की नहीं मिलती हमारे को। एक गुलामों सा व्यवहार हमसे वहाँ पे किया जाता है, चाहे वो वहाँ का एक होमगार्ड हो, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे कोई भी हो। हर आदमी जैसे लगता है कि हमें लूटने को तैयार बैठा है, वहाँ पे दबाने को तैयार बैठा है हमारे को। पैरा 12, आज देश की आम जनता को इस व्यवस्था से अनेक परेशानियां और समस्याएं हैं। शायद ही किसी एक समस्या का निवारण तो दूर, किसी को ढंग से सुना भी गया हो। सुनते भी तो नहीं है हमारी समस्याओं को। ये तारीख पर तारीख मिलना, अदालत में अपनी बात कहने से न्यायाधीश द्वारा रोकना, ये अक्सर होता है। आप अपनी बात कह रहे होते हैं, न्यायाधीश साहब चुप, मैं बोलूंगा पहले, तुम कैसे बोल रहे हो? या मौखिक आदेश में कही गई बात को ना लिखना तथा आदेश और पीड़ित के कथन में अंतर होना, पेशकार या अन्यों जिनमें जज भी शामिल हो सकते हैं, उनके द्वारा रिश्वत की मांग करना। क्योंकि रिश्वत तो अब तो कितने ही न्यूज़ आ चुकी हैं कि जज रिश्वत के मामले में पकड़े गए, उन पे आरोप लगा तो मतलब कि बिना का धुआं तो नहीं होगा ना। ऐसी अनेकों अनेक समस्या हैं। इन अनेक समस्याओं में जटिलतम प्रक्रिया
कोर्ट प्रोसीजर के साथ साथ एक बहुत बड़ी समस्या भाषा की है। भाषा के कारण पीड़ित को पता ही नहीं होता कि उनका वकील अपने क्लाइंट के लिए बहस कर रहा है या विपक्षी का सहयोग कर रहा है वो, या फिर जज और वकील आपस में क्या चर्चा बहस हो रही है। जिसको कोर्ट की भाषा नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, वो कैसे समझ जाएगा कि उसका वकील उसके फेवर की बात कर रहा है या उसके खिलाफ की बात कर रहा है, या कितनी बात कह रहा है, जितना उसे कहना चाहिए उतना कह भी रहा है या नहीं कह रहा। ऐसी बहुत सी बातें होती हैं। देश के कई उच्च न्यायालय अब अपने हिंदी के साथ साथ क्षेत्रीय भाषा में काम कर रहे हैं, पर दिल्ली और इसके आसपास के सैकड़ों किलोमीटर का एरिया ऐसा है, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, सराउंडिंग सैकड़ों किलोमीटर का एरिया ऐसा है जहाँ पर हिंदी भाषी रहते हैं और हिंदी भाषा को आराम से समझते हैं। लेकिन फिर भी दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर हिंदी की बात भी नहीं करी जाती, जबकि इन सभी रीजन में क्षेत्रों में रहने वालों को वास्ता दिल्ली हाई कोर्ट से कभी न कभी पड़ता ही रहता है। पैरा 13, देश में कुछ उच्च न्यायालयों ने इंग्लिश के साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं में अदालती कार्रवाई कर रहे हैं, पर दिल्ली जैसे प्रदेश जहां दिल्ली और इसके सैकड़ों किलोमीटर के दायरे में हिंदी बोली पढ़ी और समझी जाती है, यहां तक कि निरक्षर व्यक्ति जो अनपढ़ होता है भी कम से कम अपने ही देश की भाषा हिंदी को समझते हैं। लेकिन अब किसी हिंदी भाषी के साथ घटना होती है तो उसे उसके पीड़ित जनता के साथ लिए बनाई गई इन अदालतों में का रुख करना पड़ता है। तब उसे पता चलता है कि यहाँ की आधिकारिक भाषा तो अंग्रेजी है। तब उसे महसूस होता है कि हम आज भी गुलाम हैं। और ऐसा केवल पीड़ित ही महसूस नहीं करता, बल्कि वह वकील भी ऐसा ही महसूस करता है जो अदालत के भीतर चल रहे मुकदमों में अंग्रेजी शैली में बोलने वालों के बीच में उनकी तरह अंग्रेजी नहीं बोल सकता। मैंने खुद ऐसे अनेक वकील देखे हैं जो आराम से बैठ के इंग्लिश में पेपर तैयार कर लेंगे, ड्राफ्टिंग कर लेंगे, लेकिन जब बारी आती है इंग्लिश में बात करने की तो वो उसमें असहज हो जाते हैं। 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट भी बहुत मुश्किल से बोल पाते हैं। उसके बाद या तो वो चुप हो जाते हैं या फिर अटकना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो हिंदी भाषी है, जैसे हम हिंदी भाषी हैं। तो ऐसे अनेक वकील उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय में प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं वो, जबकि कानून का ज्ञान उनको अंग्रेजी भाषी वकीलों से चाहे ज़्यादा हो, लेकिन फिर भी इन अदालतों के अंदर सिर्फ अंग्रेजी भाषा के अंदर वो वकील भी प्रैक्टिस नहीं कर पाते। ऐसे अनगिनत वकीलों को मैंने खुद देखा है। मैंने उनकी तरह अंग्रेजी नहीं बोल पाते। इससे उन वकीलों के अंदर एक प्रकार का हीनता बोध, इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स भी आ जाता है। उन्हें लगता है कि जैसे उनके साथ कोई धोखा हो गया है और देश की राजधानी दिल्ली के उच्च न्यायालय में अपने क्लाइंट की तरफ से कभी भी पेश नहीं हो पाएंगे। उन्हें अपना भविष्य अंधकार में दिखता है। कानूनी ज्ञान किसी भी भाषा में ज्ञान ही होता है। उन्हें केवल इस बात की सजा मिलती है कि उनका देश कभी उन विदेशियों का गुलाम रहा था जिनकी यह भाषा है। ऐसा नहीं है कि केवल हमारा देश ही उनका गुलाम रहा था, दुनिया के अनेक देश उनके गुलाम रहे थे। सभी ने तो नहीं, उनमें से कई देश, चीन, जापान इत्यादि ने गुलामी से आज़ादी के बाद अपनी भाषा और संस्कारों को फिर से अपनाया और आज पूरा विश्व उनका लोहा मान रहा है। लेकिन हमारा देश जब अपनी भाषा में पढ़ाई भी नहीं करवाता तो वो बच्चे कहाँ से फिर एक अच्छे ढंग से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। वो सहज भाव से नहीं पढ़ पाते हैं, उनके घर का एटमॉस्फेयर ऐसा नहीं है, लेकिन मजबूरी है। मेरी नज़र में मेरे देश में और विदेशों में इंग्लिश के सामने हिंदी का कद कम होने में अदालतों और न्यायपालिका का सबसे बड़ा योगदान है। मैं कहता हूं कि सबसे बड़ा कारण है में हिंदी भाषा का जो कद है, जो एक स्टेटस है, जो कि लेवल है अंग्रेजी के सामने, वो कम होने के कारण सिर्फ जुडिशरी ही है। अगर जुडिशरी के अंदर नहीं होता तो हमारे यहाँ के जो है ना, चाहे वो प्रॉपर्टी के पेपर हो चाहे कोई पेपर हो, सभी हिंदी में बनने अपने आप शुरू हो जाते हो। पर जुडिशरी इंग्लिश में है तो इसीलिए सभी महकमों को काम इंग्लिश में करना पड़ रहा है। मेरा ये मानना है। जिस दिन
इस जुडिशरी के अंदर भाषा की बाध्यता अंग्रेजी ख़त्म हो जाएगी और हिंदी अपनानी शुरू हो जाएगी, तो पूरे देश के अंदर धीरे धीरे इतना बदलाव आ जाएगा, आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते आप उसको। संविधान निर्माताओं ने न्यायपालिका में रातों रात हिंदी ना करने के कई कारण बताए थे, जिनमें से एक महत्वपूर्ण कारण था उस समय कानून की किताबों के साथ साथ न्यायाधीश और अधिवक्ताओं को रातों रात एकदम से इंग्लिश से हिंदी में स्विच करने में व्यवस्था को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता था। ये उस समय बात बिल्कुल सही थी कि ओवरनाइट ये कह देते कि नहीं जी आज 15 अगस्त है, कल से आपको हिंदी में काम करना है सारा, तो पूरा सिस्टम ही धराशायी हो जाता। इसीलिए 15 वर्षों का समय निर्धारित किया गया न्यायपालिका के लिए इंग्लिश से हिंदी में परिवर्तित करने के लिए, जिसे करने में न्यायपालिका असफल रही है। इस बात को उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। हमारा देश तो नहीं, पर अभिजातीय वर्ग के साथ साथ हमारी न्याय व्यवस्था आज भी स्टॉकहोम सिंड्रोम से ग्रसित है। इसको आप समझते ही हैं कि स्टॉकहोम सिंड्रोम क्या होता है, कि जब कोई किसी अपराधी किसी का किडनैप कर लेता है या किसी को प्रताड़ित करता है, तो कुछ समय बाद वो पीड़ित उस व्यक्ति को ही अपना वेल विशर मान के उसको साथ एक सहानुभूति का रख लेता है, वो प्यार भाव कह सकते हैं इसको आप। पैरा 17, 300-400 साल पहले अंग्रेज जब हमें गुलाम बनाने आए थे, तब उन्हें हम पर राज करने में बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। यहाँ की व्यवस्था, गुरुकुल, न्याय व्यवस्था इत्यादि को समझने और बदलने में। पर अगर आज अंग्रेज वापस आते हैं तो वे एक ही दिन में, ओवरनाइट में पूरी व्यवस्था को संभाल लेंगे, क्योंकि आज़ादी के बाद के वर्ग ने अपने पूर्वजों के संस्कारों की बजाय अंग्रेजों की वही व्यवस्था संभाल रखी है। स्टॉकहोम सिंड्रोम इसे ही कहते हैं। इसके बाद कुछ प्रेयर लिखी है मैंने और साथ में उनसे एक प्रार्थना करी है कि मेरे मुकदमे के अंदर अब फ्यूचर के अंदर या तो मेरा मुकदमा ट्रांसफ़र कर दिया जाए या फिर इसी बेंच को निर्देश दिया जाए कि मेरे मुकदमे की सुनवाई हिंदी में हो, मौखिक भी और लिखित भी। और साथ में वकीलों के लिए भी और आपके लिए भी मैंने इसमें एक रिक्वेस्ट लिखी है। चूँकि फाइट फॉर जुडिशल रिफॉर्म्स का प्रयास देश की न्याय व्यवस्था में सुधार का है, इसलिए मैं हिंदी भाषी वकील बिरादरी और देश की जनता की ओर से अनुरोध करूंगा कि दिल्ली हाई कोर्ट के नियम में बदलाव करके यहाँ पर हिंदी में कार्रवाई को प्रमुखता दी जाए। यदि एकदम से ऐसा संभव नहीं है तो तत्काल प्रभाव से कम 5 सिंगल बेंच और 5 डबल बेंच शुरू की जाए जहां हिंदी में कार्रवाई हो। इससे दिल्ली के हिंदी भाषी वकीलों और हिंदी भाषी पीड़ितों, स्टेक होल्डर्स को लाभ मिलेगा। मैं शुरू से ही कहता हूं कि जहां भी आपको कुछ समस्या दिखे, कोई भी कंप्लेंट्स दिखे, तो बिना सोचे समझे उसको एक डॉक्यूमेंट्स के रूप में, शिकायत के रूप में भेज दीजिए। मैं जानता हूं कि उस पर कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन एक रिकॉर्ड बन जाता है कि आपने इस समस्या को इस टाइम उठाया था, इस समस्या के कारण मुसीबतें आ रही हैं, परेशानी आ रही है लोगों को, लेकिन सिस्टम उस समस्या को ठीक करने का तैयार नहीं हो रहा। जैसे कि रास्ते में चलते हुए गड्ढा आपको दिखता है, आपने उस गड्ढे को रिपेयर नहीं कर सकते, आप उस सड़क को नहीं ठीक कर सकते आप, लेकिन उस सड़क की फ़ोटो खींच के एक शिकायत तो भेज सकते हैं। इन फ्यूचर जब भी वहाँ पे भगवान जी ना करें कोई हादसा हो जाए, तो आप उस पत्र को दिखा के कह सकते हैं कि देखिए मैंने शिकायत की थी, इस शिकायत पे कार्रवाई हो जाती तो उस बेचारे के साथ में ये घटना नहीं होती। तो इसके दोषी वो अधिकारी हैं जिन्होंने मेरे पत्र पर संज्ञान नहीं लिया। इस तरह आप जुडिशरी में, न्यायपालिका में जो भी छोटी से छोटी गलती अगर देखते हैं, चाहे वो 20 रुपये को पेशकार को रिश्वत देने की गलती हो या कुछ भी हो, या मजबूरी हो आपकी, या आपके लिए बैठने के लिए कुर्सी तक ना हो कोर्ट के अंदर, या आपको ढंग से अटेंड नहीं किया गया, कुछ भी अगर देखते हैं इनजस्टिस आपके साथ होता हुआ, तो उसको 2 पेज में, 1 पेज में, 4 लाइन में लिख के दे दीजिए उसको। आप आज नहीं, कल नहीं, कभी ना कभी तो उस पत्र पर कार्रवाई होगी। नहीं भी कार्रवाई हुई तो कम से कम आपको एक संतोष तो रहेगा कि मैंने अपना कर्तव्य निभाया, मैंने अपना कर्म किया, आगे हरी इच्छा। जब ये काम होना होगा तब होगा, लेकिन अपना प्रयास कीजिए आप। इसीलिए ये इन्हीं सोच के साथ में जब भी कुछ मेरे को दिखता है तो मैं बिना सोचे समझे एक पत्र भेज देता हूँ कि मैंने इस टाइम ये कहा है मैंने।
और ये रजिस्ट्रार जनरल को मैंने दिल्ली हाईकोर्ट ये भेज दिया है। 21 तारीख की मेरी कोर्ट की तारीख है। देखते हैं उस दिन तक ये पत्र इन साहब के पास ही रह जाता है या कुछ कार्रवाई करते हैं इसके ऊपर। इसका पता तो मेरे को 21 तारीख को ही चलेगा। लेकिन मैं अपने प्रयासों से पीछे नहीं हटता। प्रयास करूंगा तभी आज नहीं कल वो प्रयास मेरे सफल होंगे। आप भी इस तरह के प्रयास कीजिए और साथ में अपनी वीडियो को बना के डालिए। मेरे को अब सबसे अच्छी खुशी इस बात की मिल रही है कि मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूं कि अब आप लोग चुप मत बैठिए, अपनी वीडियो को बना कर पोस्ट कीजिए। तो इस बात को कई लोगों ने समझा है, वो अब वीडियो बना के पोस्ट करना शुरू हो चुके हैं। मैंने उनकी वीडियो देखी है और उन्होंने भी इस बात को और लोगों से बोला भी है। आप भी प्रयास कीजिए, चुप मत बैठिए। अपने बच्चों के लिए कुछ भी, जो भी आपको कोर्ट्स के अंदर इनजस्टिस दिखता है, कोर्ट की तारीख से बाहर निकलता ही वो 1 मिनट की, 2 मिनट की, 3 मिनट की वीडियो बनाकर पोस्ट कर दीजिए। हो सकता है कि वो आपकी एक वीडियो शायद मोदी जी या कोई CGI या कोई जज सुन ले, उसका मन के अंदर बदलाव आ जाए। क्योंकि हर आदमी के निमित्त कोई कार्य है, क्या पता कि वो कार्य आपके द्वारा होना हो। इसीलिए प्रयास कीजिए आप। अंत में यही कहूँगा आपसे कि अगर आपको लगता है कि हमारा ये चैनल गिलहरी प्रयास कर रहा है, कुछ कोशिश कर रहा है कि देश की न्यायपालिका में सुधार हो, तो कृपया अधिक से अधिक इन वीडियो को शेयर किया कीजिए। तभी जाके शायद आपकी और मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँचेगी, इन अदालतों में सुधार होगा। धन्यवाद आपका।